हेलो दोस्तों, मैं अमित। स्वागत है आपका आज की एक और कहानी में। दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि आज की कहानी आप पूरा सुनें और अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पसंद ना आए तो बेफिक्र डिसलाइक करें और नीचे जो लाल वाला बटन है उसे दबाएं या ना दबाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईवीएम का बटन जरूर दबाएं। जी हाँ, वोट जरूर दें और सोच विचार कर दें। बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि चाहे आप जिसको भी वोट दें, आपका वोट धर्म, जाति या संप्रदाय के नाम पर बिकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके वोट और हमारे वोट से फर्क जरूर पड़ता है। आज का सुविचार यहीं समाप्त होता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे साथ। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है गांव के रहने वाले एक चाचा की है, तो आगे की कहानी उन्हीं के नज़रिए से। दरअसल यह बात 80 के दशक की है। उस वक्त तक मुझे फॉरेस्ट विभाग में नौकरी करते हुए लगभग 20 साल हो चुके थे। उन पिछले 20 सालों में भी मेरे साथ कई प्रकार की डरावनी घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन इस घटना के सामने वह जो घटना थी वो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि यह जो घटना मेरे साथ हुई थी यह इतनी ज़्यादा डरावनी और खौफनाक थी कि इस घटना के होने के बाद मैं कई दिनों तक बीमार पड़ गया था और उस वक्त मुझे अपनी आंखें बंद करते ही मेरी आंखों के सामने सिर्फ वही मंजर दिखाई देता था। इसलिए उस वक्त तो मेरा ऐसा हाल था कि मैं कई दिनों तक सो भी नहीं पाता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा तो मैं थोड़ा थोड़ा उससे उभरने की कोशिश करने लगा और फिर कुछ ही दिनों बाद मैंने दोबारा अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। दरअसल उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था और उस वक्त मेरी ड्यूटी राजस्थान के एक अभयारण्य भानगढ़ के पास लगी हुई थी। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भानगढ़ को आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले के समय से ही दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से गिना जाता है। और उसी वजह से उस समय पर फॉरेस्ट एरिया में कोई भी फॉरेस्टर नौकरी नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस समय मेरी वहाँ पर ड्यूटी लगी हुई थी, उस टाइम जो फॉरेस्ट विभाग का ऑफिस हुआ करता था वह भानगढ़ किले से लगभग 10 किलोमीटर ही दूर था। तो इसी वजह से मैंने भी सोचा कि इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात तो नहीं, और फिर मैं कोई अकेला तो वहाँ ड्यूटी करने वाला थोड़े हूँ, मेरे साथ डिपार्टमेंट के और भी लोग होंगे, इसलिए मुझे वहाँ ड्यूटी करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। यही सोचकर मैंने वहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। शुरुआत के दिनों में तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। उस वक्त डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे पास 16 फॉरेस्ट गार्ड थे, जो कि इस पूरे फॉरेस्ट एरिया को निगरानी करते थे, और उन सभी के 3-3 जोड़ी में अलग अलग दिशाओं में ड्यूटी लगी हुई थी। और एक फॉरेस्ट गार्ड को मैं हमेशा मेरे साथ ही रखता था। जिन दिनों में यह घटना मेरे साथ हुई थी उससे थोड़े ही दिन पहले मानसून सत्र शुरू हो चुका था और अब आए दिन बारिश होने लगी थी। आज के टाइम पर तो बारिश के दिनों में भी उतनी बारिश नहीं होती, लेकिन उस वक्त मानसून सत्र में शायद ही ऐसा कोई दिन जाता था जिस दिन बारिश नहीं होती थी, और कभी कभी तो 7-8 दिन तक लगातार बारिश होती ही रहती थी। कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी दिखाई नहीं पड़ती थी। लेकिन यह बारिश का समय दिन से ज़्यादा रात को ज़्यादा डरावना लगता था, क्योंकि अगर बारिश के टाइम पर आप जंगल में हो तो आपको चारों तरफ सिर्फ बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उस सुनसान रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा डर जरूर बैठा देती है। हो भी क्यों ना, जब आप ऐसी जंगली इलाके में नौकरी कर रहे हों जिसको दुनिया की सबसे ज़्यादा भूतिया जगहों में से गिना जाता हो। एक बार मैं ऐसे ही बैठा बैठा सोच रहा था कि मुझे यहाँ नौकरी करते हुए कितने दिन हो गए, लेकिन आज तक मुझे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगे कि यह भानगढ़ भूतिया है। और तभी मैंने यह बात मेरे साथ जो फॉरेस्ट गार्ड रहता था उससे यह बात कही। लेकिन मेरे साथ जो फॉरेस्ट गार्ड रहता था वह सच में बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म का आदमी था। भूत प्रेत और आत्माओं को बहुत ज़्यादा मानता था
इसी वजह से मेरे द्वारा उसको यह बात कहने पर वो मुझसे कहता है कि सर थोड़ा धीरे बोलिए, अगर उन आत्माओं ने यह बात सुन ली तो सच में आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। तभी मैंने उसे हंसते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब पहले ही दिन मैंने उससे यह बात कही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह जो गार्ड कह रहा था वो बात सच हो जाएगी। दरअसल दूसरे दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और रात होते होते बारिश और भी ज़्यादा भयंकर रूप से बरसने लगी थी। लेकिन हमें हर रात उस भयंकर बारिश में भी रात के समय 3 बार पूरे जंगल की पेट्रोलिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि उस वक्त हमें सूचना मिली हुई थी कि कुछ लोग रात के समय जंगल से अवैध रूप से लकड़ियाँ चुराते हैं और जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं। इसी वजह से ना चाहते हुए भी मजबूरी में हमें उस भयंकर बारिश में भी रात के समय जंगल में घूमना पड़ रहा था और उस वक्त टॉर्च वगैरह की कोई सुविधा भी नहीं थी। उस वक्त डिपार्टमेंट की तरफ से हमें सिर्फ एक लालटेन दी जाती थी, जिसे हर फॉरेस्ट गार्ड अपने साथ रखता था, और मैं भी अपने लालटेन को दिन के समय अच्छी तरह से साफ करके रखता था, क्योंकि रात के अंधेरे में लगभग वह लालटेन ही हमारा सहारा हुआ करता था। अब उस रात मैं और मेरे साथ मेरा जो फॉरेस्ट गार्ड था, लगभग 10 बजे हम दोनों हमारे उस खंडहर से ऑफिस से निकलते हैं। हमने रात के 12 बजे से पहले पहले जंगल का एक चक्कर लगाकर वापस आने का तय किया था। अब हम दोनों अपने अपने हाथों में अपने लालटेन लेकर निकलते हैं। आगे आगे मैं चल रहा था और मेरे पीछे मेरा फॉरेस्ट गार्ड था। अब हम लोग बारिश में भीगते हुए जंगल से गुजर रहे थे। उस रात बरसात के साथ साथ आसमान में बहुत तेज बिजली भी कड़क रही थी, जो आसपास के माहौल को काफ़ी ज़्यादा डरावना बना रही थी। जब भी उन बिजलियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती तो मेरे पीछे चल रहा वह गार्ड भागकर मेरे से चिपक जाता। अब उसे 1-2 बार तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर मैंने उसे डांटते हुए कहा कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम ऐसे बच्चों की तरह मुझसे मत चिपको, और अगर इतना ही डर लगता है तो फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी ही क्यों की। मेरे इतना कहने के बाद वह गार्ड थोड़ा समझ जाता है और अब वो मेरे पीछे पीछे आराम से चल रहा था। उस वक्त हम लोग भानगढ़ किले के गेट से लगभग 1 किलोमीटर पहले बनी हुई हमारी फॉरेस्ट चेक पोस्ट की तरफ जा रहे थे, जहां पर मेरे 3 फॉरेस्ट गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो हमें वहां 3 की जगह सिर्फ 1 गार्ड ही नज़र आया, और जब मैंने उस गार्ड से पूछा कि बाकी के 2 गार्ड कहाँ हैं, तो उसने मुझसे कहा कि कुछ लोग बिना परमिशन के चोरी छुपे किले की तरफ गए थे। तो हमने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारी आवाज़ सुनने के बाद भी वह लोग रुके नहीं, और वो दोनों गार्ड भी उनको ढूंढने के लिए उनके पीछे निकल पड़े और मुझे यहाँ चेक पोस्ट पर ही अकेला छोड़ दिया। तभी मैंने मेरे साथ जो गार्ड था उसको कहा कि चलो हम लोग भी उन्हें ढूंढ के आते हैं, उन्हें कोई मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरा गार्ड मुझे मना करने लगता है कि साहब मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा। तो मैंने उससे कहा कि क्यों नहीं जाओगे अंदर, यह मेरा ऑर्डर है और तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हालांकि उस तूफानी अंधेरी रात में थोड़ा बहुत डर तो मुझे भी लग रहा था, और मेरी भी अकेले किले के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने उस गार्ड को साथ ले लिया और हम लोग भानगढ़ के किले की तरफ आगे बढ़ने लगे। अभी हम लोग उस घने अंधेरे में तेज बारिश के बीच सिर्फ एक लालटेन के सहारे किले की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र रास्ते के किनारे पर ही मौजूद एक बरगद के पेड़ पर पड़ी, जहाँ पर मुझे कुछ लोगों की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। तभी मैं और मेरा गार्ड उस तरफ जाते हैं, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद हम फिर से किले की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग किले की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं
तो हमें फिर से पीछे से एक बरगद के पेड़ की तरफ से वैसे ही आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन इस बार मैंने उसी जगह पर रुककर उस आवाज़ को गौर से सुना और कुछ देर वहीं पर खड़े रहकर इंतज़ार किया। जब तक मैं उस जगह पर खड़ा था तब तक वह आवाज़ लगातार मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन उस आवाज़ को सुनकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं फिर से उस बरगद के पेड़ की तरफ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब मैंने ध्यान से इधर उधर देखा और जब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो फिर मैं वहाँ जाने लगा। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से जाने वाला था तो एकाएक मेरी नज़र उस बरगद के पेड़ के ऊपर की तरफ गई, और जैसे ही मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे उस बारिश के गिरते हुए ठंडे पानी के बीच भी पसीना आ रहा था, क्योंकि जब मैंने मेरी नज़रें उस बरगद के पेड़ पर ऊपर की तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि कोई उस बरगद की टहनी से पैरों के बल उल्टा लटका हुआ है। और उस अंधेरे में उसे देखकर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कोई आदमी है या औरत, लेकिन लटकते हुए उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों के बीच एक बड़ा गड्ढा था और उसकी आंखें उस अंधेरे में बिल्कुल सफ़ेद चमक रही थी। अभी मैं यह सब देख ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कंधे पर किसी के हाथ रखने का एहसास होता है और मैं अचानक से उछलकर पीछे की तरफ देखता हूँ तो मुझे मेरा वह गार्ड दिखाई देता है जो मेरे साथ आया था। तभी अचानक उसने मुझसे पूछा कि सर क्या हुआ, कहीं आपने कोई आत्मा तो नहीं देख लिया? तो मैंने उससे पूछा कि तुझे कैसे पता? तो उसने कहा कि अक्सर रात को यहाँ पर लोगों को आत्माओं के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी मैंने उससे कहा कि तूने भी तो ऊपर की तरफ जो है उसे देखा? तो उसने मुझसे कहा कि नहीं, तो मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो मैंने उससे कहा कि एक बार उस बरगद के पेड़ के ऊपर की तरफ देख। तो उसने मेरे सामने ही अपनी नज़रें उस बरगद के पेड़ के ऊपर की तरफ घुमाई, लेकिन नज़रें ऊपर घुमाने के बाद भी वह बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा था। उसने मुझसे फिर से कहा कि मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। उसके इतना कहने के बाद मैंने एक बार फिर से अपनी नज़रों को डरते डरते उस तरफ वापस घुमाई, लेकिन इस बार मुझे भी वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद यह मेरे मन का वहम होगा। उसके बाद मैं उस गार्ड के साथ वहाँ से वापस किले की तरफ निकल गया। लेकिन जैसे जैसे हम दोनों किले की तरफ जाने लगे थे तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि हमारे पीछे कोई तीसरा शख्स भी आ रहा हो। तभी मैंने सोचा कि शायद ये मेरे मन का वहम होगा, मेरे पीछे जो गार्ड चल रहा है उसके कदमों की आवाज़ होगी। तभी मैंने अपने संदेह को मिटाने के लिए उस गार्ड से कहा कि तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूँगा। तो उसने कहा कि सर क्या हुआ आपको, आगे चलते हुए कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? तो मैंने उसे कहा कि जितना कहा हो उतना करो। मेरे इतना कहने के बाद वह गार्ड मेरे आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे। लेकिन अब भी चलते हुए मुझे वही एहसास हो रहा था कि जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन मेरे बार बार पीछे मुड़कर देखने पर भी मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब चलते हुए मैं बार बार पीछे की तरफ देख रहा था, लेकिन एक बार फिर से मैंने पीछे की तरफ पलटकर अचानक से देखा तो मुझे मेरे जस्ट पीछे एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसने बिल्कुल किसी महारानी या दुल्हन की तरह कपड़े पहन रखे थे। वह बिल्कुल एक लाल जोड़े में मेरे सामने खड़ी थी। उसके और मेरे बीच सिर्फ एक कदम का फासला हुआ होगा, और उसे देखने के बाद
मेरी हलक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि उसका जो चेहरा था वह पीछे की तरफ घुमा हुआ था। अभी मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी वह औरत पीछे की तरफ घूमती है। अब उसका आगे का शरीर तो पीछे की तरफ चला जाता है और मुझे उसकी पीठ के साथ उसका चेहरा दिखाई देता है। उसका चेहरा देखने में इतना ज़्यादा भद्दा और डरावना था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मेरी तरफ देखकर वह एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। मुस्कुराते मुस्कुराते ही अचानक उसकी जो बालों की चोटी थी वह धीरे धीरे ऊपर हवा में उड़ने लगती है और वह किसी रस्सी की तरह ऊपर आसमान की तरफ बढ़ने लगती है। और फिर उसके बाद वह औरत अपनी चोटी के बल धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगती है और उसकी चोटी ऊपर बरगद की टहनी में अपने आप बंध जाती है और अब किसी पंखे की तरह गोल गोल घूमने लगती है। और ये सब देखकर तो मुझे यकीन हो गया था कि मैंने आत्माओं से कल ही पंगा लिया था कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती। इसके बाद मैंने मन ही मन सोच लिया था कि आज मुझे यह जो कोई भी है यह नहीं छोड़ने वाली और मेरा मरना आज तय है। अभी मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक पता नहीं उसकी तरफ देखते देखते ही मुझे क्या हुआ और मेरी आंखों के सामने एक अंधेरा सा होने लगा। थोड़ी ही देर बाद मुझे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था और उसके बाद शायद मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा, क्योंकि उसके बाद मेरे साथ जो आगे हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मेरे साथ जो गार्ड आया था वो और जो गार्ड पहले किले की तरफ गए हुए थे वह तीनों मेरे को किसी पेड़ से नीचे की तरफ उतार रहे थे। और जब उन्होंने मुझे उतार कर ज़मीन पर लिटाया तो बारिश की गिरती हुई बूंदें जो मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, तो मुझे थोड़ा अच्छे से होश आ गया। और उसके बाद मैंने उन गार्ड से पूछा कि मुझे क्या हुआ था और तुम मुझे इस पेड़ से क्यों उतार रहे थे? आखिर मैं इस पेड़ के ऊपर कैसे पहुंचा? जब मैंने गौर से उस पेड़ की ओर देखा तो यह वही पेड़ था जिसके नीचे थोड़ी देर पहले मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और मैंने 2 बार जाकर वहां चेक भी किया था, लेकिन कोई भी मुझे वहां दिखाई नहीं दिया था। तभी मेरे जो तीनों गार्ड थे उन्होंने मुझे बताया कि जब हम लोग किले की तरफ से वापस आ रहे थे तो आप हमें इस बरगद के पेड़ पर उल्टे सर के बल लटके हुए दिखे और जो आपकी लालटेन थी वह बिल्कुल आपके नीचे रखी हुई थी। इस तरह आपको इस बरगद के पेड़ के नीचे उल्टा लटके हुए देखकर एक पल के लिए तो हम लोग डर गए थे। हमें लगा कि शायद किसी आत्मा ने आपको मारकर यहाँ पर लटका दिया होगा और अगर हम लोग आपके पास जाएंगे तो शायद हमको भी खतरा हो सकता है। लेकिन जब हमने गौर से आपकी तरफ देखा तो आप लटके हुए भी धीरे धीरे मुंह से कुछ बड़बड़ा रहे थे, जिसे देखकर हमें यकीन हुआ कि आप मरे तो नहीं हैं, सिर्फ बेहोशी की हालत में होंगे। और इसी वजह से हमने थोड़ी हिम्मत करके आपको इस बरगद से नीचे उतारा। अभी वो लोग मुझे यह सब बता ही रहे थे कि तभी अचानक हम सभी की जो लालटेन थी वो एक एक करके फूटने लगी और अब हमारे चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा हो गया। जब एक एक करके वह लालटेन के कांच फूट रहे थे तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अंधेरे में पत्थर मारकर उनको फोड़ रहा हो। अब हमारे चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। तभी मुझे मेरे कानों में किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है और उसने पायल पहन रखी है। तभी मैंने मेरे पास जो मेरे गार्ड थे उनसे कहा कि क्या तुम्हें भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है जो मुझे सुनाई दे रही है? तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, पायल की आवाज़।
और अब हम लोग समझ गए थे कि अगर हम ज़्यादा देर वहाँ पर रुके तो शायद आज हम लोग मारे जाएंगे। इसलिए हम सभी ने वहाँ से इतनी तेज़ किले के बाहर की तरफ दौड़ गए कि जब तक हम लोग किले से बाहर ना आ गए। जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, इसी दौरान हमें हमारे कानों में एक अजीब सी चीख सुनाई देती है, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे किसी के हाथों से उसकी मनपसंद चीज़ छूट गई हो। लेकिन उस आवाज़ को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग जब तक हमारी फॉरेस्ट गार्ड की चेक पोस्ट तक नहीं पहुँचे तब तक हम लोग दौड़ते ही रहे। लेकिन जैसे ही हम लोग किले के बाहर मौजूद हमारी उस चेक पोस्ट पर पहुँचे तो हमें वहाँ पर हमारा वो गार्ड दिखाई नहीं दे रहा था, जिसको किले में आते वक्त मैं वहाँ पर अकेला छोड़ गया था। तभी मैंने मन ही मन सोचा कि कहीं उसको अकेला पाकर कोई हादसा उसके साथ ना हो गया हो। तभी हम लोग उसको इधर उधर देख ही रहे थे कि उसी वक्त थोड़ी ही देर बाद वह अपने धीमी धीमी रोशनी वाले लालटेन को लेकर हमारे पास आता है। उसको देखकर पहले तो हम लोग उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? तो वो हमसे कहता है कि सर मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तो आज उम्मीद भी नहीं थी कि आप लोग जिंदा बच पाओगे। तो मैंने उससे कहा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो उसने हमको बताया कि पता नहीं, लेकिन अचानक कहाँ से एक बहुत ही बड़ा नील गाय का झुंड आप लोगों के जाने के बाद दौड़ता हुआ किले की तरफ गया था, जिसे देखकर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था और इसलिए अपनी लालटेन को बुझाकर साइड में जाकर छुप गया था। उसके बाद हम लोगों ने भी हमारे साथ जो घटना अभी अभी बीती थी वो उसको बताई। हमारी यह बात सुनने के बाद उसने अपना सिर ऊपर की तरफ किया और आसमान में तारों को देखते हुए कहने लगा, समय का यह पहर तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यह तो उन आत्माओं का समय है। अगर इस समय कोई भी उनके इलाके में दखल देता है तो वह उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो इस समय आप अकेले अंदर किले में चले गए। वो तो भगवान की मेहरबानी थी जो आप लोगों की जान बच गई, वरना मुझे तो आपके वापस लौटने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। इसके बाद मैंने उस गार्ड से कहा कि यार तू चुप रहे, वैसे भी हम इतने ज़्यादा डरे हुए हैं और तू हमें और भी ज़्यादा डरा रहा है। लेकिन अब मैं उन तीनों को वहाँ पर छोड़कर उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं उन तीनों गार्ड को भी अपने साथ लेकर वापस 10 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस की तरफ चला गया। लेकिन मुझे आज तक भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर उस रात वो सब क्या था।